हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की। देखो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस भी बोला जाता है। तो वेदर यू से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPFs और यू से सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, पहली बात तो मीनिंग इज़ द सेम। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या जो CAPFs हैं, इनका क्रिएशन इसलिए किया गया है कि दे कैन असिस्ट एवरीबॉडी। तो ये चीज़ अब आपको पता है कि दे आर बेसिकली ऑक्सिलरी फोर्सेस। तो वो हम कॉन्सेप्ट पहले ही प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम CAPFs की बात करते हैं तो ब्रॉडली यहाँ पर 5 फोर्सेस देखी जाती। पहली फोर्स जो है वो है CISF, दैट इज़ दी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है फ्रेंड्स, ये बनी है प्राइमरीली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। भाई गवर्नमेंट जो है उसकी खुद की भी तो अपना एक इंडस्ट्रियल सेटअप है। भाई जैसे गवर्नमेंट के प्रिंटिंग प्रेस हैं, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही में आपका फॉर दैट मैटर स्पेस स्टेशन हैं, आज की डेट में एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं। तो ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहली बात तो इसको आज की डेट में प्रोटेक्ट करने के लिए CISF की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो चीज़ों के बारे में मैं स्पेसिफिक बात करूँगा आपके साथ CISF को लेके। पहली चीज़ ये है कि जब हम CISF की बात करते हैं तो यहाँ पर ये याद रखिए कि भाई CISF के केस में न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं हमारे, बेसिकली ये दो भागों में डिवाइडेड है। हमारे यहाँ पर सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और मिलिट्री न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जहाँ पर इंडिया एक सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कैरी आउट करती है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आज की डेट में CISF प्रोटेक्ट करती है। जो मिलिट्री न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, यानी कि जहाँ पर एनरिचमेंट जो है एक मिलिट्री लेवल पे हो रहा है, उन मिलिट्री लेवल के जो एनरिचमेंट वाले रिएक्टर्स हैं, जहाँ पर प्लूटोनियम भी जनरेट हो रहा है बाय प्रोडक्ट और उसका मिलिट्री यूज़ किया जा रहा है, उन रिएक्टर्स को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज़ जो CISF के बारे में बेटा आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब हम CISF देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयरपोर्ट सिक्योरिटी, तो देखो 1999 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडिया की CISF की हिस्ट्री में। 1999 से पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो है उसको प्रोवाइड करती थी लोकल पुलिस। जिस भी स्टेट में आपका जहाँ पे भी एयरपोर्ट होगा, वो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो प्रोटेक्शन देगी, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अभी अगर आपका एयरपोर्ट लखनऊ में है तो इंडिया की जो टैलेंटेड यूपी पुलिस है वो बेसिकली वहाँ पे प्रोवाइड करेगी एयरपोर्ट सिक्योरिटी। आपका पटना में एयरपोर्ट है तो वहाँ पे भी एकदम अल्ट्रा टैलेंटेड जो बिहार पुलिस है वो प्रोवाइड करेगी एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अब हुआ क्या कि 1999 में जब IC-814 एक इंडियन एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया और एक बड़ा सनसनीखेज सा इशू बना उसको लेके, जबकि वो हाईजैक अपेरेंटली फॉरेन सॉइल पे हुआ था, नेपाल में, काठमांडू में। बट उसने ना एक, आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट की पूरी थॉट प्रोसेस में एक थिंकिंग को इंस्पायर कर दिया कि नहीं भाई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को हम अपने यहाँ पर भी लाइटली नहीं ले सकते। और गवर्नमेंट ने देखा कि क्योंकि 1999 के या IC-814 से पहले मेजरली जितने एयरपोर्ट्स थे ये इतने ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज थे, क्योंकि इतनी सुपर प्रोफेशनल हमारी पुलिस फोर्सेज इनको मैनेज कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये इतना हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म ना हमसे नहीं देखा जा रहा। इस रीज़न से 1999 में गवर्नमेंट ने बोला कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी को पूरे के पूरे CISF के कंट्रोल में लाया जाए। तो 2000 में CISF को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट हुई, CISF ने एयरपोर्ट्स टेक ओवर करने चालू करे और इवेंचुअली CISF ग्रेजुअली एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर आ गई। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज की डेट में ना इंडिया में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं वैसे तो, पर वहाँ पर ना सिविलियन फ़्लाइट्स भी उड़ती हैं। और ये जो सिविलियन फ़्लाइट्स उड़ती हैं इन एयरपोर्ट्स में, यहाँ पर हम कहते हैं बेसिकली कि भाई
आज की डेट में CISF सिर्फ सिविलियन एस्पेक्ट को संभालती है, मिलिट्री एस्पेक्ट को नहीं। इसका क्या मतलब है जी? भाई केस इन पॉइंट, लेह एंड लद्दाख में लेह का जो एयरपोर्ट है, अब लेह का एयरपोर्ट एक मिलिट्री एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट एयरफोर्स के कंट्रोल में है और एयरफोर्स के अंदर भी एयर इंटेलिजेंस जो है, AI एक बॉडी है, वो बेसिकली इस एयरपोर्ट को एक्चुअल में कंट्रोल करती है। पर लेह एंड लद्दाख के एयरपोर्ट पे बेसिकली सिविलियन एक्टिविटी भी होती है। इस सिविलियन एक्टिविटी को इस मिलिट्री एयरपोर्ट पे CISF प्रोटेक्ट करती है, बट CISF डज नॉट हैव द ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर द इंटायर एयरपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा देखें तो भाई लेट्स से अमृतसर एयरपोर्ट इन पंजाब। अमृतसर एयरपोर्ट जो है एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है और वो भी मिलिट्री एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट के केस में क्या हुआ, ये एयरपोर्ट अमृतसर वाला जो है ऑफिशियली इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के कंट्रोल में है, पर अमृतसर एयरपोर्ट पे बहुत सारी सिविलियन फ़्लाइट्स हैं। मतलब पूरा अगर आप आज की डेट में देखो तो कनाडा के लिए तो वहाँ पर बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, मतलब पंजाब से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है कनाडा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई सिविलियन पोर्शन इन अ मिलिट्री एयरपोर्ट विल बी अंडर द CISF, बट एन एयरपोर्ट विच इज़ अ मिलिट्री एयरपोर्ट, उसका ओवरऑल ऑपरेशनल कंट्रोल विल स्टिल रिमेन विद दैट ऑफ द कंसर्न्ड मिलिट्री एजेंसी और मिलिट्री में डेलीगेटेड टू सम इंटेलिजेंस एजेंसी। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरी आती है हमारी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अच्छा, जब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हम बात करते हैं तो एक चीज़ ये याद रखो कि जो CRPF है ये बेसिकली एक मल्टी टैलेंटेड फोर्स है। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को भी हैंडल करती है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को भी हैंडल करती है। इसके साथ साथ जो CRPF है वो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में भी जाती है। अच्छा, एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़, CRPF क्योंकि एक बहुत बड़ी फोर्स है, मतलब मैन पावर वाइज एक बड़ी बल्कि फोर्स है, तो जो CRPF है ना, ये आज की डेट में इवन फॉर दैट मैटर आपके इलेक्शन ड्यूटीज़ में भी काम आती है। इलेक्शनियरिंग के दौरान, यानी कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो CRPF को इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी डिप्लॉय किया जाता है। अब देखो, दो नज़रिए हैं देखने के। एक नज़रिया ये है कि भाई कई लोग कहते हैं कि CRPF के पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी नहीं है, जैसे CISF में मैंने आपको बताया कि भाई इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी उसका फोर्टे है। पर यही चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो CRPF में, तो ये कहना गलत नहीं है कि ठीक है, देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच दे मास्टर टुडे, बट भाई CRPF जो है एक मल्टी डाइवर्स फोर्स है। CRPF जो है वो एक ऐसी फोर्स है कि भाई उसने मल्टीपल थिएटर्स में एक्सपोजर लिया हुआ है। तो आज की डेट में उसके पर्सनल जो हैं उनके पास अलग अलग टाइप की स्पेशलाइजेशन भी है। तो ये एक दूसरा नज़रिया है देखने का। इसके बाद आती है एक तीसरी, जिसको अपन लोग कहते हैं BSF, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहले तो याद रखो कि एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का टर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। देखो, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होती है ये पहली बात तो एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉय होती है। BSF के अगर हम केस में देखें तो ये दो जगह डिप्लॉयड है। ये डिप्लॉयड है पहली बात तो आपके इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, दूसरा ये डिप्लॉयड है आपके इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री के एक पोर्शन पे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई पूरे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे BSF डिप्लॉयड नहीं है, और ये चीज़ बहुत केयरफुली याद रखना है। जब हम बॉर्डर मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा बोला जाता है। पूरे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे BSF डिप्लॉयड है, एक पोर्शन ऑफ इंडो पाक बॉर्डर पे BSF डिप्लॉयड है। दूसरी चीज़ आप देखो, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर और इंडो पाक का वो पोर्शन ऑफ द बॉर्डर जहाँ BSF है, ये दोनों पोर्शंस ऑफ द बॉर्डर रिलेटिवली ना बड़े पीसफुल हैं। इन दोनों पोर्शंस में किसी प्रकार की कोई टेंशन या वोलेटिलिटी नहीं है। तो BSF इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए
तो एक बड़े स्टेबल पोर्शन ऑफ द बॉर्डर को संभाल रही है। इस रीज़न से बीएसएफ में अगर कभी कुछ सरप्लस होता है, यानी कि अगर बीएसएफ के लोगों को किसी दूसरी जगह पर हमें लेके भी जाना होता है, तो पहली बात तो हम उनको सिर्फ और सिर्फ एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस के लिए लेके जाते हैं। बीएसएफ के लोगों को कभी भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में यूज़ नहीं किया जाएगा। आज की डेट में जब बीएसएफ को हम देखते हैं तो ऐसा कई लेवल्स पे एक थॉट आ रहा है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग बीएसएफ को काउंटर टेररिज्म में देने की आवश्यकता है। उस केस में भी क्या हो रहा है कि सिलेक्ट ऑफिसर्स को बीएसएफ से उठा के भेज रहे हैं। अभी पूरी बीएसएफ की टुकड़ियां जो हैं, कंपनीज जो हैं, उनको नहीं भेजा जा रहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैन द बीएसएफ ऑल्सो बी ट्रेंड फॉर काउंटर टेररिज्म और नॉट। पर बीएसएफ पर से अभी तक काउंटर टेररिज्म में नहीं प्रयोग की जा रही, क्योंकि जिन थिएटर्स पे बीएसएफ डिप्लॉयड है ना, उन थिएटर्स में ना तो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है ना टेररिज्म की प्रॉब्लम है। वो एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने के नाते उन बॉर्डर्स के स्पेसिफिक पोर्शंस और उनके चैलेंजेस को मीट कर रही है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो सीआरपीएफ और बीएसएफ में ये प्रिंसिपल डिफरेंस है, ये गलत नहीं करना कभी आपने, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिएगा। इसके बाद अगर हम तीसरी बात करें तो चौथी जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, दैट इज़ प्राइमरीली एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। अब देखो, ये जो सशस्त्र सीमा बल है, इसको हमने डिप्लॉय किया है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे। अच्छा, इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे ना बड़े स्पेसिफिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। इन दोनों बॉर्डर्स में भी अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे चैलेंजेस आर मोर देन दी इंडिया भूटान बॉर्डर। अब सशस्त्र सीमा बल जो है, ये इन स्पेसिफिक इंडिया नेपाल भूटान बॉर्डर के चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए ट्रेंड है। अब आपके मन में अगर एक डाउट ये आए कि भाई हमने बोला कि सशस्त्र सीमा बल जो है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है, फिर मैंने आपको कहा कि भाई बीएसएफ जो है उसी के पास इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है, क्या हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं कि भाई मतलब बीएसएफ को बोले कि आप बांग्लादेश बॉर्डर छोड़ के जो है नेपाल पकड़ लो, और सशस्त्र सीमा बल को बोले कि भाई आप जो है नेपाल छोड़ के जो है बीएसएफ पे इस एरिया पे बांग्लादेश के आ जाओ? वो पॉसिबल नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एक क्लोज्ड बॉर्डर है और इंडिया नेपाल बॉर्डर और इंडिया भूटान बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर है। अब ये क्लोज्ड और ओपन बॉर्डर क्या? अब देखो, विदाउट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल, मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। क्लोज्ड बॉर्डर का मतलब ये है कि भाई उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए एक वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, और ओपन बॉर्डर का मतलब ये है कि उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। सशस्त्र सीमा बल अगर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है, वो आज की डेट में ट्रेंड है इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि भाई हम आज एक ओपन बॉर्डर के डायनेमिक्स को मैनेज करें। और अगर हम बीएसएफ को देखें जो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, वो ट्रेंड है कि हम एक क्लोज्ड बॉर्डर के डायनेमिक्स को ट्रेन करें और मैनेज करें। तो इन दोनों बॉर्डर्स की एजेंसीज को आप स्वैप नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो इट विल गो अगेंस्ट देयर वर्क इथोस। अगर बीएसएफ इंडिया नेपाल पे चली जाए तो आप सोचिए कि वहाँ पर वो मैनेज ही नहीं कर पाएगी। ऐसा होता है ना कि जब आप इंडिया से कभी यूरोप जाते हो, आपके लंग्स को डिसिक्विलिब्रियम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है कि 400 से 500 हमारी एयर क्वालिटी हमारे लिए मतलब नेचुरल है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं लोग 450 की AQI पे, और वहाँ होती है यार मतलब 15-16 की AQI, आपके नॉस्ट्रिल जल जाते हैं, नाक के बाल एकदम जो है जल जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी वही परिस्थिति है। तो यू कैन नॉट स्वैप दीज एजेंसीज विच आर देयर, they are created to tackle very different nature of threats, so swapping them will never make any kind of sense, number one. And this also should give you an indication कि why today we have different agencies at different borders, because आज ना यूपीएससी में कभी मेंस एग्जाम में ये पॉइंट पे क्वेश्चन आया नहीं है, बट कभी आ सकता है कि डू यू थिंक कि वी रिक्वायर अ यूनिफाइड फोर्स अक्रॉस ऑल द बॉर्डर्स? द आंसर इज नो। आपको आर्ग्यू यही करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो हर एक बॉर्डर एक अलग बॉर्डर है,
और एक एजेंसी के लोग सारे बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए और सारे नेचर के थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए ट्रेन नहीं हो सकते। तो स्पेशलाइज्ड एजाइल लिमिटेड ट्रूप्स जरूरी हैं। हाँ, इस केस में आप ये आर्ग्यू ज़रूर करोगे कि भाई ये मतलब नहीं है कि अगर मल्टीपल फोर्सेज हों तो वो बेसिकली बल्कि हों। आप ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करोगे कि भाई अगर मान लीजिए सशस्त्र सीमा बल है इंडिया नेपाल और मान लीजिए इंडिया भूटान बॉर्डर पे, तो उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि वो इस थ्रेट को मैनेज करे। या इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान के एक स्पेसिफिक पोर्शन पे अगर बीएसएफ है तो वो उन थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए ट्रेंड होनी चाहिए। आज की डेट में अगर सरप्लस बीएसएफ के लोग मिल रहे हैं जिनको आप एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन में डाल रहे हो, मीन्स कि आपके रिक्रूटमेंट पॉलिसी में फ्लॉ है बॉस। तो इस चीज़ को समझ लेना। तो आपका आंसर का डायरेक्शन ही एक निगेटिव पॉइंट पे होगा, बिकॉज जब वो आपसे पूछता है डू यू थिंक, तो आपके पास ऑप्शन है। आंसर राइटिंग का कोर्स जिन लोगों ने मेरे से किया हुआ है वो ये पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव द प्रेरोगेटिव टू आर्ग्यू बट यू हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन टू जस्टिफाई योर पोजिशनिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसकी बात जो लास्ट हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आती है वो है आईटीबीपी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। दोस्तों, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस इंडिया चाइना बाउंड्री के एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। आईटीबीपी ट्रेंड है बेसिकली टिबेटियन बाउंड्री को मैनेज करने के लिए। अब देखो, टिबेटियन बाउंड्री, नेपाल बाउंड्री, बांग्लादेश बाउंड्री, दोनों में फ़र्क है। ये जो आपके डिफरेंसेस हैं आपको समझना है कि ये डिफरेंसेस आज की डेट में स्पेशलाइजेशन मांगते हैं। आईटीबीपी के लोग अगर आज की डेट में टिबेटियन चैलेंज को मिटिगेट करके मैनेज करने के लिए ट्रेंड हैं, तो टिबेटियंस को मैनेज करने की वजह से आप उनको पाकिस्तान के पोर्शन पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। आईटीबीपी के साथ एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इंडिया चाइना बॉर्डर के वो स्पेसिफिक पोर्शन में डिप्लॉयड हैं जो बड़ा वल्नरेबल है एंड वहाँ पे बार बार आर्मी का टेक ओवर होता है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल सोचो 1 मिनट के लिए कि आईटीबीपी में 100 लोग हैं टोटल। ये 100 के 100 डिप्लॉयड थे तिब्बत बॉर्डर पे, इंडिया चाइना के तिब्बत पोर्शन ऑफ द बॉर्डर पे। किसी कारणों की वजह से आर्मी को वहाँ पे टेक ओवर करना पड़ गया पोस्ट्स को। अब आर्मी क्या करती है, वो कहती है कि भाई हम तो इस एरिया में टेक ओवर करने आए हैं, पहले से तो आईटीबीपी के लोग रह रहे थे, तो एक काम करो कि ये 100 लोग जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड थे इनमें से 30 लोग हमारे लिए छोड़ दो, 70 को विड्रॉ कर दो। अब सरकार के लिए समस्या ये आती है कि जब आर्मी टेक ओवर करती है तो सरकार कहती है यार इन 70 का मैं क्या करूं। अब आप 70 लोगों को जो आईटीबीपी के हैं उनको अब आप कुछ और जगह पे तो प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो जनरली क्या देखा जाता है कि सरकार इन लोगों को उठा के आपको एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस के केस में भेज देती है। तो आप सरप्राइज होंगे कई बार कि छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर आपको आईटीबीपी का एक जवान मिल जाएगा और आप कहोगे कि यहाँ तो तिब्बत की कोई पहाड़ियाँ ही नहीं है, पर फिर भी वहाँ मिलेगा। क्योंकि बस चीज़ को समझो, हमारे यहाँ पर अब आपको धीरे धीरे समझ एक पॉइंट और आ रहा होगा कि जब हम नक्सलाइट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे नक्सलाइट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम जो है अब आपके बड़े क्लियर कट स्पष्ट तरीक़ों से दिख रही होगी आपके सामने कि वो ये है कि हमारे नक्सलाइट मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए भी यूनियन की तरफ से कोई एक फोर्स नहीं है। जब हम स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट्स ने कई बार क्या किया हुआ है, स्पेशलाइज यूनिट्स बना रखे हैं, ग्रे हाउंड्स एक्सेट्रा जो है। पर यूनियन देखो क्या कर रही है कि वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का जो फ्लैब है, फ्लैब जिसको कहते हैं ना, चबीने से वो तोंद होती है, एक फैट लटका होता है पेट पे ताऊ जी के, वो वाला फ्लैब काट के उसका प्रयोग कर रही है एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस के लिए। तो वहाँ पर आप देखोगे कि बीएसएफ का फ्लैब डाल दिया जाता है। वहाँ अगर आप देखोगे तो फॉर दैट मैटर आपके आईटीबीपी का जवान भेज रहे हो, तो इट डजंट मेक सेंस, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। सो वी विल क्रिटिकली एग्जामिन दिस पर्टिकुलर इशू इस नज़रिए से ऑल्सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमारे यहाँ पर ब्रॉडली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, जिसके बारे में मैंने अब आपको एक ब्रीफ मैंडेट की डिस्कशन विद वॉट एवर देयर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे सेंट्रल एजेंसीज़ की, वो जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, एंड उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस। थैंक यू।